नमस्कार, मैं सुजाता किस्पुट्टा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड यूनिट, महिला कॉलेज चाईबासा। मैं आज आप लोगों के बीच बीएड सेमेस्टर 2 के पेपर कोड पेपर 7A, जिसका सब्जेक्ट नेम है पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, से इकोनॉमिक्स पेडागॉजी के सेकेंड यूनिट मेथड्स एंड अप्रोचेस टू टीचिंग लर्निंग इकोनॉमिक्स से सोर्स मेथड, स्रोत विधि लेकर उपस्थित हुई हूँ। हम सभी जानते हैं शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को समझाने के दौरान जिन भी गतिविधियों का प्रयोग करता है, वो जिस भी ढंग से वो बच्चों को पढ़ाता है, वे शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। उनमें से ही एक है स्रोत विधि। स्रोत से आशय स्थान, व्यक्ति या वस्तु से है जो किसी का उद्गम, प्रारंभ या प्राप्ति का बिंदु हो, अर्थात जिनसे हमें किसी विशेष जानकारी की प्राप्ति होती है। स्रोत विधि में हम मौलिक तत्वों एवं सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बच्चों को अपने विषय के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और स्पष्ट एवं अच्छी समझ मिलती है, जिससे वो अपने ज्ञान के प्रति स्थायी जानकारी रखता है। और चूँकि वो खुद प्रत्यक्ष अनुभव करता है, इसलिए वो उसकी व्याख्या भी स्पष्ट रूप से कर सकता है। स्रोत अपनी प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। पहला है प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। दोनों ही स्रोत अपने नाम की स्वयं व्याख्या करते हैं। पहला प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस। जिन स्रोतों का प्रयोग हम उनके मूल रूप में करते हैं, उन्हें हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं और इन्हें हम मूल स्रोत के नाम से भी जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामग्री संबंधी या भौतिक स्रोत। इसके अंतर्गत आते हैं स्मारक, प्रतिमा, अस्त्र शस्त्र, मूर्ति, यंत्र, मुद्रा, भावनावशेष आदि। दूसरा मौखिक विवरण। इसके अंतर्गत आते हैं लोकगीत, दंत कथाएँ, कहानियाँ, विवरण, रीति रिवाज आदि। तीसरा है लिखित अथवा मुद्रित स्रोत। इसके अंतर्गत आते हैं प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, रिपोर्ट, संविधान, पत्र, संध्या एवं नियमावली आदि। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। वे सभी स्रोत जो प्राथमिक स्रोत से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते हैं या फिर प्राथमिक स्रोत से संबंधित व्याख्या या विश्लेषण करते हैं, उन्हें द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्रोत की व्याख्या या चित्रण वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करने वाले स्रोतों को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं आत्मकथाएं, पाठ्य पुस्तकें, विश्वकोश, जीवन चरित्र आदि। वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जितनी भी जानकारियां हम लोगों को रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलते हैं, वह द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस। इन स्रोतों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं अपने शिक्षण में? पहला है पाठ के प्रारंभ में स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द बिगनिंग ऑफ लेसन। दूसरा पाठ के मध्य में स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द मिडल ऑफ लेसन। तीसरा पाठ की समाप्ति में स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द एंड ऑफ लेसन। पहला पाठ के प्रारंभ में स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन। हम इन स्रोतों का प्रयोग अपने पाठ के प्रारंभ में कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न किया जा सके, है ना, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सके, ताकि बच्चों में कौतूहल उत्पन्न हो, वो नई जानकारी के प्रति आकर्षित हो और वो अपना ध्यान पाठ में लगा सके। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे संबंधित बालक सामान्य जानकारी रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वे नहीं रखते हैं। दूसरा है पाठ के मध्य में स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द मिडल ऑफ द लेसन।
हम इन स्रोतों का प्रयोग अपने पाठ के मध्य में भी कर सकते हैं, जिससे कि पाठ का विकास हो सके और बच्चों को नई जानकारियाँ दी जा सके, जिससे कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो और उन्हें स्पष्ट एवं सही जानकारी प्राप्त हो सके। मान लीजिए हम पुराने ज़माने में बताते हैं बच्चों के कि धातु मुद्राएं यूज़ होती थी, तो अगर प्रत्यक्ष रूप से हम दिखाते हैं बच्चों को कि ये सारी मुद्राएं हैं जो पहले चलती थी, तो बच्चों को स्पष्ट जानकारी होती कि हाँ, इस तरह की धातु मुद्रा जो है प्रयोग में लाई जाती थी। तीसरा है पाठ की समाप्ति पर स्रोतों का प्रयोग, यूजेस ऑफ सोर्सेस इन द एंड ऑफ द लेसन। शिक्षक अपने पाठ की समाप्ति में भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है, ताकि जितनी भी प्राप्त जानकारी है उससे संबंधित पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत बच्चों के सामने में प्रत्यक्ष रूप से हो और बच्चे उस आधार पर खुद ही निष्कर्ष निकाल सके, उसकी पुष्टि कर सके कि हाँ, जितनी भी जानकारियाँ हम लोगों को मिली है उससे संबंधित दस्तावेज है ना, उससे संबंधित प्रमाण हमारे पास उपस्थित है। और वो जब स्वयं से देखता है, प्रत्यक्ष रूप से उसे देखता है, तो उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है और यह ज्ञान स्थायी रूप से बालकों के साथ रहता है। अब स्रोत विधि के पद, स्टेप्स ऑफ सोर्स मेथड, यानी जब हम इन स्रोत विधि का प्रयोग करते हैं तो किन किन पदों का हम प्रयोग करेंगे। पहला, छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित स्रोत दिए जाने चाहिए, अर्थात जो भी विषय वस्तु पढ़ाए जा रहे हैं उससे बहुत ही समीप संबंधित स्रोतों का प्रयोग अपने शिक्षण में किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को स्पष्ट जानकारी अपने विषय वस्तु के बारे में हो। दूसरा, यदि हम अपने शिक्षण के दौरान वर्कशॉप प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो कक्षा को विभिन्न छोटे छोटे समूहों में बांटें और सभी को एक विशिष्ट समस्या से संबंधित कार्य दिया जाए। और तीसरा, इसके बाद छात्रों को स्रोतों की जानकारी दी जाए कि विशिष्ट समस्या से संबंधित जानकारी उन्हें कहाँ से मिल सकती है और उससे संबंधित स्रोत उनको कहाँ से मिलेगी, ताकि वो अपनी समस्या से संबंधित सामग्रियों का खोज कर सके। चौथा, इसके बाद छात्रों को नोट्स तैयार करने के लिए समय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने समस्या से संबंधित जो स्रोत प्राप्त किए हैं उनसे क्या क्या उन्हें जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, जिन्हें वो नोट्स के रूप में तैयार कर सकें। उसके बाद प्राप्त नोट्स का सामूहिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यानी छात्रों के उत्तरों या नोट्स स्कोर समूह के रूप में शुद्ध किया जाना चाहिए कि मिल करके सबने कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की है उसकी पुष्टि की जानी चाहिए। छठा है, इसके बाद उन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए, एक डिस्कशन किया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स को पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए उत्साहित हो। अगला, अब हम देखेंगे स्रोत विधि के गुण। स्रोत विधि के गुण, मेरिट ऑफ सोर्स मेथड। पहला है, उच्च कक्षाओं में मूल सामग्रियों के स्रोत की जांच द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री की विश्वसनीयता सिद्ध होती है, अर्थात बच्चे खुद से समस्या से संबंधित जो सामग्रियां हैं वो खोजते हैं, अतः उन्हें यह विश्वास होता है कि ये जो सामग्रियां हैं वो वास्तव में हैं और किसी भी तरह की इसमें नकल की गुंजाइश नहीं है, अतः वो नकल से मुक्त सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा है कि स्रोत से विश्वसनीय प्रमाण की प्रकृति स्पष्ट होती है, अतः मूल सामग्री का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी अनुमान या वास्तविकता में अंतर समझने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि वास्तविकता क्या है और एक अनुमान लगाना क्या है, यानी वो वास्तविकता और किसी भी तरह के भ्रम में अंतर करना समझ जाते हैं। तीसरा है, विद्यार्थी केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वो प्रमाणित सामग्री को एकत्र करने की कोशिश करते हैं, यानी वो स्वयं प्रयास करते हैं कि संबंधित घटना से संबंधित स्रोत है क्या, और वो प्रमाण की ओर ज़्यादा अग्रसित होते हैं और प्रमाणित बातों को पहचानने की क्षमता उनमें विकसित होती है। वो कहीं सुनी बातों पर नहीं बल्कि प्रमाण पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। चौथा है, मूल स्रोतों के प्रयोग से वास्तविकता की भावना पैदा होती है,
इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रमाणों के आधार पर ही तथ्यों को ग्रहण करने की आदत विकसित होती है। 5वां है मूल स्रोतों के प्रयोग से विद्यार्थियों का विकास होता है, अर्थात उनकी मानसिक शक्ति जो है वृद्धि होती है, उनमें चिंतन शक्ति की वृद्धि होती है। वो अपनी तर्क शक्ति के द्वारा प्रमाणों को स्थायी रूप से जानने के बाद ही किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तर्कसंगत होते हैं। 6वां है प्रसंग सहित प्राप्त किया हुआ ज्ञान विद्यार्थियों को रुचिकर लगता है और यह जीवन में उनके काम आता है, और इससे पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी भी विषय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। यानी जिस विषय में वो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रत्यक्ष प्रमाण, मूल स्रोत जब विद्यार्थियों को मिलता है और वो खुद से उसकी खोज करते हैं तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, और उनके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बच्चे खोज की विधि को अपनाते हैं, और इससे जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। स्रोत विधि के गुणों के साथ कुछ दोष भी हैं, यानी स्रोत विधि के मेरिट के बाद हम उनके डिमेरिट पर चर्चा करेंगे। पहला जो दोष स्रोत विधि का है वो है पाठ्य सामग्री से जुड़ी ऐसे मूल स्रोत जो सिर्फ शिक्षार्थियों को पाठ को समझाने में मदद कर सकते हैं अल्प मात्रा में उपस्थित हैं हमारे बीच, जिससे उसे विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य हो जाता है। यानी स्रोतों की अल्प मात्रा इस विधि की सबसे बड़ी दोष है या खामी है। दूसरा है प्राथमिक स्रोतों के प्रयोग में शिक्षार्थियों को भाषा संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे बहुत सारे धार्मिक या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले किताबें हैं या फिर जो मूल सामग्रियां हैं, उनकी जो भाषा है उसका अध्ययन करना सामान्य छात्रों के लिए काफ़ी कठिन होता है। तीसरा है विद्यार्थियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती है कि वो अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में उपलब्ध बड़े बड़े अनुच्छेदों की मूल सामग्रियों से संबंधित समझ रख सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा या दोष है कि विद्यार्थी स्रोत से संबंधित या स्रोत के मूल अर्थ को समझने में अक्षम है, या ये उनके लिए बाधा है। चौथा है एक ही समय में लेखकों का आपस में विरोधी मत अथवा वैचारिक तर्क रहता है। इस वजह से उनके द्वारा जो सामग्रियाँ इकट्ठी की रह जाती हैं उसमें कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ उनके रुचि एवं पूर्वाग्रह आदि की वजह से सामग्रियों में भी कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। यानी संकलित किए जाने वाले विद्वानों के मत या उनके व्यक्तिगत रुचि के आधार पर भी जो है सामग्रियों में फेर बदल की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, अतः सामग्रियों की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी खामी है हमारे इस स्रोत विधि की, जिससे कि इस स्रोतों से संबंधित जानकारी या सही जानकारी प्राप्त होने से संबंधित संशय जो है बनी रहती है। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम 4 दोष देखते हैं स्रोत विधि का। पहला तो स्रोतों की अल्प उपलब्धता, दूसरा है कि जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ है उससे संबंधित जो सामग्री है उसके भाषा को समझ पाना या उसका अध्ययन कर पाना सामान्य विद्यार्थियों के लिए कठिन है। तीसरा, विद्यार्थियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, अरबी और फारसी आदि भाषाओं में उपलब्ध बड़े बड़े अनुच्छेदों की मूल सामग्री से संबंधित समझ रख सकें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनसे इन भाषाओं की गूढ़ चीज़ों को जान पाना असंभव ही है। चौथा है कि लेखकों के द्वारा दिए गए या फिर उनके बीच वैचारिक मतभेद, एक ही घटना के बारे में जब लेखकों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण रखे जाते हैं तो इन विभिन्न व्याख्याओं के कारण एक ही घटना के संबंध में छात्रों के बीच उलझन उत्पन्न हो जाता है। इससे बच्चों के बीच भ्रम
उत्पन्न हो जाता है वे उलझ जाते हैं। अतः ये भी बड़ी खामी है स्रोत विधि की कि विभिन्न लेखकों के द्वारा एक ही घटना के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग रुचियाँ जो है रखी जाती हैं। अतः इस परिचर्चा से हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हम स्रोत विधि के प्रयोग और एवं पदों का ध्यान रखें और स्रोतों के चुनाव में सावधानियां बरतें तो यह विधि बालकों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। बच्चों में विश्वसनीयता पैदा होगी अपने पठन कार्य को लेकर के, उनमें उनका मानसिक विकास होगा, उसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होगा। बच्चों में खोज विधि आएगी कि वो खुद से खोज करके अपने समस्या का समाधान कर सके, प्रमाणों के आधार पर ज्ञान को माने। इस तरह से अगर हम कुछ सावधानियों के साथ स्रोत विधि का प्रयोग करें तो यह अधिक से अधिक छात्रों के लिए हितकर होगी और हमारा शिक्षण भी अधिकाधिक सफल हो सकेगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी विधि का प्रयोग कुछ सावधानियों के साथ करें जिससे कि इस विधि के दोष का निराकरण हो सके, तभी हम स्रोत विधि के सही मायने के जो गुण हैं उनकी प्राप्ति कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दीजिए।